नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हिंदू युवा वाहिनी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका गठन किया है और आज योगी जी सत्ता में है। आज योगी सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। आप इस पूरे 1 साल के विकास को, ये 1 साल के पूरे सफर को कैसे देखते हैं? पूज्य योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और आज़ादी के 20 के दिनों का और 1 साल के कार्य की तुलना मेरे समझ से तो ये नहीं लगता कि जिस कार्य संस्कृति के अनुसार योगी जी ने कार्य प्रारंभ किया है, जो विकास की रफ्तार बढ़ी है, वो किसी से तुलना पूर्व के मुख्यमंत्री से की ही नहीं जा सकती। जी बिल्कुल, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। जैसा कि मैं देखा हूँ कि अभी हिंदू युवा वाहिनी के जिस हिसाब से डुमरियागंज में आप लोगों ने बड़े पैमाने पे विकास को लेकर के ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, ठीक है। लेकिन सर, कहने का मतलब ये है कि देश की जो मौजूदा स्थिति है उसमें हिंदू युवा वाहिनी को लेकर के जो एक नया नज़रिया लोगों का बन रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदू युवा वाहिनी जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले की हिंदू युवा वाहिनी और आज की हिंदू युवा वाहिनी में थोड़ा बहुत बदलाव है? देखिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हिंदू युवा वाहिनी का गठन ही राष्ट्रवाद के अभियान को लेकर के हुआ था। आज हमारे देश में और प्रदेश में, जहां केंद्र में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो जिस विषय को लेकर के हम लोग संघर्ष करते थे, तो हमारे प्रदेश में वह विषय पे बहुत सारे तरीके से भी विराम लगा है। इसलिए वो संघर्ष करने की आवश्यकता कम हो गई है। आज हमें संघर्ष ये करना पड़ रहा है कि ये राष्ट्रीय एकता, हिंदू समाज की एकता को देख करके विपक्षी बौखलाहट में है, जाति आधार पे समाज को तोड़ने का बहुत घृणित कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने संगठन के लोगों से भी कहा है, मीटिंगों में भी कहते हैं कि तरीका बदल करके हमें हर जाति से हिंदू समाज के मिलना चाहिए। कोई विद्वेष की भावना पैदा करने का प्रयास करे तो उसे विभिन्न माध्यमों से मिल करके दूर करना है। चूँकि आज राष्ट्र और अपना प्रदेश दोनों आगे बढ़ रहा है, इसमें इनकी मानसिकता सफल नहीं होने देना, इसलिए हमें और ज़्यादा मजबूती से काम करना, थोड़ा तरीका बदला है। जी, वैसे राघवेंद्र जी, आप देखते होंगे कि आज के तारीख में प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहे हैं, आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जब से योगी सरकार सत्ता में है और हर कोई केसरिया पहने नजर आ रहा है। हर किसी के गले पर केसरिया भगवा कुछ न कुछ दिख ही जाएगा इस तरीके का। हम तो यह चाहेंगे जी कि केसरिया हर व्यक्ति पहने। जी, केसरिया हमारी अकेले की पहचान नहीं है, केसरिया इस देश की पहचान है, भगवा इस देश की पहचान है। और हमारी संस्कृति, हमारी पूर्व की विरासत, धार्मिक स्थिति, अभी इतना बड़ा कुंभ लगने जा रहा है, ये सब केसरिया पर ही निर्भर है। भगवान सूर्य सुबह दर्शन देते हैं, केसरिया में ही दर्शन देते हैं। तो केसरिया सबको स्वीकार भी करना चाहिए, और केसरिया अगर पहने तो निश्चित रूप से हमें यह लगेगा कि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो आज के 20 साल 25 साल पहले जो संघर्ष किया और 20 साल तक किया, वह चरितार्थ होता दिख रहा है। तो हम लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। राघवेंद्र जी, आज चूँकि 1 वर्ष हो गए हैं सरकार को, और अगले वर्ष 2019 में आम चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें हिंदू युवा वाहिनी का क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी राष्ट्रवादी संगठन है जी, और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी का पहले भी समर्थन करते रहे, 2017 में, 2014 में, उसके पहले भी। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा काम अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम बात करें तो इसी साल 2018 में ही 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो क्या सक्रिय रूप से हम माने कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू युवा वाहिनी काम करेगी? देखिए, हम पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम हिंदू समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो एक दृष्टिकोण हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हो
या न जुड़ा हो, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, लेकिन उस समय जब वो मतदान का समय आता है और विशेष रूप से जब मत देने का समय आता है, उससे कुछ पहले हर व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अपनी सोच जरूर रखता है कि हमें देश के लिए क्या करना है, कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी, वो सोचता है। हमारी हिंदू युवा वाहिनी हिंदुत्व के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, और हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव आएगा तो हम राष्ट्रवाद के विचारधारा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। जी राघवेंद्र जी, अब आपको, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2019 का चुनाव बहुत निकट है और देश की जो स्थिति है, विपक्ष पार्टी जैसे कांग्रेस हुआ, भारत बंद, अभी आप कल का ही बात उठा लीजिए, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर के, ठीक है, आपका अपना एक नजरिया समझ में आता है कि आप हिंदुत्व को जागृत करेंगे, लेकिन सरकार का जो विकास का पैमाना है, विकास के पैमाने को आप कैसे जनता को समझाएंगे? देखिए, हिंदुत्व से ही तो सरकार नहीं बनेगी ना। जनता गुमराह होने वाली नहीं है जी। 160 रुपया किलो हम अरहर की दाल खरीदते थे जी। आज हम 60 से 65 रुपए में अरहर की दाल खरीद रहे हैं जी। हम प्याज 100 से 125 150 रुपया तक खरीदते थे, आज हम 20 25 30 रुपये 40 रुपए के अंदर महंगाई होने पे खरीद रहे हैं। खाद्यान्न सामान जितने भी हैं पहले से आप कह सकते हैं आधे दाम पे बिक रहे हैं। ये पेट्रोल की बात जो कर रहे हैं, 1914 13 15 में 82 रुपये तक जनता, 14 के पहले जनता ने 82 रुपये तक पेट्रोल खरीदा। पेट्रोल और डीजल सिर्फ हमारे केंद्र की सरकार के हिसाब से नहीं तय हो सकते, चूंकि मैं आज रिकॉर्ड ही देख रहा था, दुनिया के सभी देशों में हमारे यहाँ से पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हम पेट्रोल हमारे यहाँ खपत है, अभी जापान में ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, कनाडा में ज़्यादा है, आज मैंने देखा उसकी सूची। इसलिए ये बेमतलब का मुद्दा है। विपक्ष तीनों प्रदेश में भी, खैर वहाँ सपा बसपा का कोई नाम नहीं है, अगर कुछ है तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के बारे में जनता सोच रही है कांग्रेस को जिताएंगे तो ये नेतृत्व कहाँ जाएगा। राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व दे सकते हैं, राहुल गांधी इस देश का भविष्य हो सकते हैं, और जिस दिन इस देश का राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भविष्य हो जाएगा, वह देश अभी 70 साल में हम कितना पीछे गए, हम कई 100 साल पीछे चले जाएंगे, फिर देश का बंटाधार होना तय है। चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया, आज हम 2018 में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी तमाम संगठन हैं, उन संगठनों का अपना एक अलग विचारधारा रहा है। यूपी का अगर हम बात करें तो हम अयोध्या आपको लेकर के चलते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये आप नारा हमेशा सुनते रहे हैं। तो क्या हम इस बात को माने, क्या आप इस जनता को बता सकते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी का अपना क्या विचारधारा है राम मंदिर को लेकर के, और सरकार की क्या रणनीति है? चूंकि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, तो क्या कुछ बातें छन करके आ रही हैं राम मंदिर को लेकर के? देखिए, हम लोग शुरू से चाहते हैं राम मंदिर बने, अब भी चाहते हैं राम मंदिर बने, और यह भी जानते हैं कि राम मंदिर बनेगा, और यह राम मंदिर माननीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए ही बनेगा। सवाल यह है कि संविधान अपने जगह पे चलता है और संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने हमें हमारे पक्ष में फैसला दिया था, और जिन तथ्यों को आधार बना करके फैसला हाई कोर्ट ने दिया है, यह भारत के समस्त हिंदू समाज को, सभी हिंदू संगठनों को यह विश्वास होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर, चूंकि साक्ष्य सहित फैसला उसने दिया था, वो मंदिर के पक्ष में फैसला देगा, और उसका समय बहुत निकट है। हम तिथि और समय तारीख तो नहीं बता सकते, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि मंदिर बनेगा ही बनेगा, और अति शीघ्र बनेगा। चलिए राघवेंद्र जी, लेकिन एक, जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की वजीर आजम नए अभी बने हैं इमरान खान के शपथ समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू, जो आप पहले भाजपा में थे अब कांग्रेस में चले गए हैं, वो चले गए पाकिस्तान से लौटे, फिर उसके बाद देश में जिस तरीके से एक देश विरोधी उनको ठहराया गया, या फिर मतलब कि हिंदुत्व को लेकर के जिस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू को कटघरे में खड़ा किया गया, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू का क्या आप सही मानते हैं, उनको जाना चाहिए था पाकिस्तान या नहीं जाना चाहिए था? जब दोनों देश में इतनी दूरियां बढ़ गई हो,
संबंध अच्छे ना हों, दुश्मन की तरह पाकिस्तान से इस देश की सरकार, यहाँ की जनता व्यवहार कर रही हो, परिस्थितियां बनानी भी पड़ती है, बनाने का प्रयास भी सरकार करती है, नहीं बन रही थी, जब कोई नहीं गया, हमारी सरकार का की तरफ से भी कोई नहीं गया, तो सिद्धू को यह काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझको लगता है सस्ती लोकप्रियता और मीडिया से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, चूंकि वो भाजपा में थे तो चर्चित थे, कांग्रेस में गए नेस्तनाबूत हो गए, अपने आप को सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने अपना निर्णय लिया होगा पाकिस्तान जाने का, बाकी जाना नहीं चाहिए था। राघवेंद्र जी, एक गणित ये नहीं समझ में आता है कि आप देखिए, हमेशा से कहा जा रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है और हिंदुत्व के उसके जितने भी संगठन हैं, इस संगठन को सवर्ण समाज के लोग, बनिया ब्राह्मण खास करके बहुत सपोर्ट करते हैं। और जिस हिसाब से SC/ST के कानून को, उस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कानून को संसद में जिस हिसाब से मोदी सरकार ने पलटा, उसके हिसाब से सवर्णों का जो आंदोलन चला, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस सवर्णों ने मुझे जिताया, उसी सवर्णों के लिए आप एक तरीके से गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूं, आपको तस्वीर टेलीविजन किसी भी आप उठा करके देख लीजिए, सवर्ण समाज के लोग आक्रोश में है, गुस्सा में है, सरकार के खिलाफ हैं, तो इनको आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबकी सुननी पड़ती है, लेकिन जो आप यह कह रहे हैं इससे हम सहमत नहीं हैं कि सिर्फ सवर्णों ने जिताया। मैं अपना उदाहरण स्वयं में हूँ। नहीं, ये आरोप लगते रहे, मैं नहीं, मेरा ओपिनियन। आरोप विरोधी लगाते होंगे, लगाएंगे ही, विरोधी का काम है आरोप लगाना। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ। मेरे साथ पिछड़े, अनुसूचित अगर न होते तो मैं शायद विधायक नहीं होता। मेरा मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। ये अगर अनुसूचित वर्ग के लोग, पिछड़े लोग मोदी जी के साथ न खड़े होते तो प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे साथ सारे वर्ग के लोग थे, कोई जाति एक नहीं थी, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव, और सारे लोग रहेंगे। आज भी जो सोशल मीडिया या जो आलोचना कर रहे हैं, ये सब के सब विरोधी दलों के लोग हैं, ये लगाए गए हैं, मीडिया में बैठाए गए हैं इस तरीके का माहौल खराब करो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ तक भी मीडिया में चल रहा है, जो सवर्ण की बात आप कर रहे हैं कि मोदी कुछ भी करे, हम देश के लिए मोदी को वोट देंगे। 19 में जरूरी है मोदी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने, इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में हम महंगाई झेल लेंगे और चीज हम विपरीत स्थितियों को देख लेंगे, लेकिन इस देश को बचाने के लिए 2019 में मोदी जी का प्रधानमंत्री होना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी जरूरी है। तो आपको लगता है कि ये SC/ST से आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा? हमको दोनों SC/ST हो या सवर्ण हो, सबका वोट मिलेगा और सब देश को बचाने के लिए सब एक होंगे। इसलिए कि जहां पोस्टरों पे दिखेगा कि ममता बनर्जी, मुलायम सिंह, मायावती अपने कुल खानदान के सबसे बड़े कलंक, जिसने अपने बाप को भी नहीं बख्शा, अखिलेश यादव जैसे लोगों का दर्जनों चित्र एक बार लगेगा और एक तरफ मोदी जी का चित्र लगेगा, तो कोई अगर मानसिकता भी खराब होगी तो वह देश बचाने के लिए मोदी की तरफ कमल के निशान पे मोहर लगाएगा, बटन दबाएगा। जी नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार ने जब से आई है बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जिनको लेकर के आप एक सफल राजनीति कर सकते हैं। खास करके हम 3 तलाक को लेकर के, जिस हिसाब से महिलाओं में उत्पीड़न था, और 3 तलाक को लेकर के जिस हिसाब से मोदी सरकार ने कानून लाया और उसको जिस हिसाब से पारित कराया, वैसे 3 तलाक पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठन, हम महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का, हमारा संगठन और हमारे लोग ये सम्मान करते हैं। चाहे मुस्लिम महिला, महिला को महिला माना जाता है, मातृशक्ति के रूप में, बचपन में देवी के रूप में हमारे यहाँ महिलाएं पूजी जाती हैं। हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है और ये पहली बार इस देश के लिए गौरव की बात होगी कि राष्ट्रपति भवन में कन्या पूजन हुआ, मुख्यमंत्री कन्या पूजन करता है, प्रधानमंत्री कन्या पूजन करता है दशहरा में। ये हिंदू समाज के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और हम मुस्लिम महिला हों या हिंदू महिला हों, महिला में हमारी पार्टी भाजपा कभी भेदभाव नहीं करती। ये 3 तलाक महिलाओं की एक आज़ादी का विषय है, खुशहाली का विषय है। उनके लिए आप मानिए तो जिस दिन यह विधेयक पास हुआ लोकसभा में, वो पर्व का विषय है और यह देश में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। राघवेंद्र जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल होगा कि हिंदू युवा वाहिनी, सब भी जानते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ जी का ये जो संगठन है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं।
हिंदू युवा वाहिनी का क्या स्ट्रेटजी है वर्तमान में, और क्या कुछ करने वाला है आने वाले समय में, खास करके हिंदुत्व को लेकर? देखिए, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए, पूज्य योगी जी के गुरु जी थे, वो भी 5 और 4 9 बार सांसद और विधायक थे गोरखपुर से। और उसके पहले ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी महाराज थे। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व में उनकी अपनी अलग से पहचान थी। वो अपीठ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित थी और यही उसकी पहचान थी। छुआछूत और भेदभाव सबसे बड़ा उस पीठ का अभियान रहा। गोरक्ष पीठ पर हम तो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के समय से आज के 24 साल पहले से जा रहे हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी पीठ जहाँ पे पैसे का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता, वहाँ पैसे की आमदनी का कोई यह भी नहीं है कि क्या है, कहीं किसी से लेना है देना है, कोई आरोप नहीं था। वहाँ पे महंत जी बैठते थे भोजन करने के लिए, तो कभी यह नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति के हो, तुम दलित हो, अनुसूचित हो, पिछड़े हो, कभी मैंने देखा ही नहीं पूछा गया हो। और उसी अभियान को लेकर के हिंदू युवा वाहिनी खड़ी हुई थी कि भेदभाव समाज का समाप्त करना है। आज हमारे सामने जो इस देश में जातियों को लेकर के जो चुनौती है, उस चुनौती को हिंदू युवा वाहिनी ने स्वीकार किया है। और हम अनुसूचित वर्ग हो, पिछड़ा हो, अपने आप को तथाकथित तगड़ा कहने वाला, इसमें सामंजस्यता बने, हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज ये है। और इस देश के विकास के लिए हम बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, चाहे वो वृक्षारोपण हो, ये सब भी हम लोग काम करते हैं। समरसता बनाना हिंदू युवा वाहिनी का आज मेन आवश्यकता है। चूँकि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अवैध मस्जिदें बनना बंद हुई हैं, गौ हत्याएँ होना बंद हुई है, हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं होनी बंद हुई हैं, हिंदू बहु बेटियों के साथ जो दुराचार अनाचार होता था वो योगी जी के आने के बाद काफ़ी हद तक लगाम लगा है, लव जिहाद की घटनाओं पर लगाम लगा है। इसलिए हम अपना कार्यक्रम इस दिशा में मोड़ रहे हैं कि हमारे समाज को ये सपा बसपा कांग्रेस जो जातियों के नाम पे हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे हम सबसे बड़ी चुनौती से कैसे जूझें, कैसे लड़ें, इसीलिए समरसता स्थापित करने का हिंदू युवा वाहिनी काम कर रही है। चलिए राघवेंद्र जी, आपने हमारे सभी सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया और हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिंदू युवा वाहिनी के राघवेंद्र जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे संगठन का एजेंडा साफ है, हम हिंदुत्व के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और आने वाले सभी चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे और जनता के बीच में जाकर उनको समझाने की कोशिश करेंगे।